Kevin, these guys are very regular. मोहम्मद, एक मैं मैसेज कर रहा हूँ just for reminding them. Right, let's start now जी. मैं आपका ये सेक्शन बी खोल रहा हूँ. इसका बच्चों ने कहा था इंडिफरेंस कर्व वाले में बहुत आते हैं, अब ना करवाएं, तो ऑफ कोर्स वो मैंने छोड़ दिया. हमने किया था जुबानी. लेट्स नाउ गो टू द वंस वी हैवंट डन, और उनको ज़रा डिटेल में आपका ना रेpertoire बढ़ाना चाह रहा हूँ कि जस्ट इन केस आपको दो क्वेश्चन बहुत सूटेबल नहीं मिलते तो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन भी हम हल करने की पोजीशन में हों. 3A को देखें जी. एक्सप्लेन हाउ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म अफेक्ट इट्स सर्वाइवल इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. बच्चों, रूल्स ऑफ फर्म्स बिहेवियर पे क्वेश्चन है. आप मुझे बताएं पहले, बेसिक आइडिया है, मैं सॉल्व करवा दूं, लिख के करवा दूं, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन बैंक में इजाफा हो जाए. आई नीड योर इनपुट बच्चों, डोंट बी सो क्वाइट. लिख के करना है ना या नहीं? ओके ओके, लेट्स डू इट. राइट जी, मैं दो वीडियोस आपको भेज रहा हूँ फॉर दैट यूनिट 3 केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ताकि उस पर भी हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे. वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, लेकिन आप उसको चॉइस में छोड़िएगा. बस सेक्शन ए और एमसीक्यूज की हद तक आपको आना चाहिए. ये क्वेश्चन मैंने कॉपी कर दिया जी. एक्सप्लेन हाउ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म अफेक्ट इट्स सर्वाइवल इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. अब थोड़ा सा हम, आई थिंक समवन, आई थॉट समवन वाज ज्वाइनिंग. नहीं, अच्छा जी. आई डोंट नो व्हाट अहमद इज सेइंग. अहमद, मैंने आपको क्या भेज दिया है? चलिए, एनीवेज जी, लेवल 1 के लिए हम क्या करेंगे नॉलेज के लिए? की टर्म्स फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, ठीक है जी. उसके बाद एहतियातन हम शॉर्ट एंड लॉन्ग रन को भी डिफाइन कर देंगे. बेटे, सबको डेफिनेशन आती हैं, एग्जांपल्स आती हैं, मुझे बता दें, वरना मैं जल्दी से बोल दूं. आई आस्क्ड अ क्वेश्चन. सबको आती हैं डेफिनेशंस? किसी को नहीं आती तो चलें वो बोल दें प्लीज. फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, उनकी एग्जांपल्स, शॉर्ट रन लॉन्ग रन की डेफिनेशन सबको आती है बच्चों? ओके, वंडरफुल. अब ऑन योर ओन रिस्क, अगर नहीं आती तो प्लीज पूछ लें. लाइक, लेट्स मूव ऑन जी. हैव आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग? आई गेस आई डिड. यस. चलिए जी, अब जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं. मैं एक बार अपनी तसल्ली के लिए बोल रहा हूँ, जस्ट इन केस सम अदर किड्स वॉच द वीडियो. Fixed costs are those costs that do not change with the level of output, have to be paid even when nothing is produced. For example, rent of the premises, insurance of premises, etc. Variable costs are those that directly change with the level of output. For example, raw materials, wages वगैरह, ये उसमें आती हैं. Short run is a period of time when at least one factor of production capital remains fixed, not enough time to set up a new factory, equipment, etc. Long run is when all factors of production become variable. Firm can add labor, capital, anything. ठीक हो गया. अब जी, हम बात करेंगे यहाँ पे एक और जो की टर्म थी, परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म. तो हम परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट के फीचर्स बता देंगे. वो आपको कुछ ना कुछ याद होने चाहिए. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन थाउजेंड्स, वेरी वेरी सिमिलर मार्केट शेयर्स. ठीक है. फिर जी, प्राइस टेकर्स हैं सारे इंडस्ट्री में, जो डिमांड सप्लाई से प्राइस सेट हुई सब फर्म्स का स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर बन जाता है. परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के पास, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स होते हैं, एमसीएमआर पे प्रोड्यूस होते हैं. चार फीचर्स आप जल्दी से बता दें. ठीक है, लेवल 1 जी कंप्लीट हो गया. अब हम लेवल 2 पे जा रहे हैं. एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चों सो फार?
अब जी हम लेवल 2 के लिए फर्म्स सर्वाइवल इन शॉर्ट रन रूल, रूल्स ऑफ फर्म्स बिहेवियर का सेकंड रूल कि फर्म्स शॉर्ट रन में कब तक सरवाइव करती हैं, कब तक कंटिन्यू करती हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल आपको की के थ्रू करवा रहा हूं। उस दिन हम एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा किया भी था, एज लॉन्ग एज, तो बताना चाहते हैं कि कब तक फर्म कंटिन्यू करती है शॉर्ट रन में। नोबडी नोज। दैट इज वेरी स्ट्रेंज। इफ फर्म इज incurring losses in short run, it should continue to produce as long as कौन सी कॉस्ट कवर हो रही है? वेरिएबल कॉस्ट। यस, थैंक यू। एज लॉन्ग एज, मैं अभी एक की फॉर्म में कर रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन या इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरी फॉर्म में एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हम वेरिएबल कॉस्ट को कैसे यूज कर रहे हैं? जब तक रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है या एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से ज्यादा है, वी शुड कंटिन्यू। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक ही ग्राफ में तीनों चीजें दिखा देता हूं। ऑल्दो आपने पहले थ्योरी बतानी है सारी, लेकिन आई एम ट्राइंग टू जस्ट रश थ्रू इट नाउ। मेरे माइंड में एक अदर क्वेश्चन हम और भी देखें। बच्चों, अब थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन खुद करनी पड़ेगी। आई एम अ बिट वरिड। एएस में जितना आप लोग अच्छा कर रहे थे उस उतना ही स्लो जा रहे हो अभी, और this is a much harder, much longer syllabus. Yes, there's a easier choice, there's a much easier options, but आप लोग बिल्कुल बाकी चीज़ें नहीं पढ़ रहे, तो एमसीक्यू सेक्शन ए में बहुत डिस्टर्बेंस होगी। पूरे मार्केट स्ट्रक्चर्स में प्राइस रेवेन्यू कॉस्ट लेबल है, परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म उसने बोला है, डिमांड कर्व को बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक लगाएं, डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, और यही प्राइस है। अब क्योंकि लॉस दिखाना है हमने, तो एवरेज कॉस्ट कर्व को मैंने ऊपर लगा दिया। इसको मैं ज़रा सही करता हूँ, बहुत गंदी शक्ल का बना है। यू शेप में एवरेज कॉस्ट कर्व मैंने लगा दिया। फिर जी पहले केस में मैं कंट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ कि मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना सिर्फ कवर हो रही है, बल्कि मुझे कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है। मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जीरो इसको लेबल कर दिया। आखिरी हमारा एमसी होता है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी और एवरेज कॉस्ट के भी लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है। हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स हैं, इक्विलिब्रियम लेते हैं एम सी एम आर का, ई ज़ीरो, आउटपुट क्यू ज़ीरो। इस आउटपुट पे जब मैं ऊपर गया हूँ तो पहले मेरा आया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, मैंने ए लेबल कर दिया, और कॉस्ट के लिए इसको मैंने सी लेबल कर दिया। ये सारा एरिया पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट, अकाउंट्स भी आप पढ़ते हैं, फर्म को लॉस में कमी आ रही है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूइंग टू प्रोड्यूस, क्योंकि बंद कर देंगे तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट कवर होके ओवर एंड अबव उससे फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन जा रहा था, वो भी आना खत्म हो जाएगा। अब मेरे बच्चों, मैंने और ऊपर किया एवरेज कॉस्ट तक, इसको मैंने C1 कर दिया और इसको B लेबल कर दिया, ABCD में यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा लॉस है। अब अगर मैं चलाऊंगा तो मेरा लॉस सिर्फ P नॉट E नॉट C1B होगा। बंद करूंगा तो मेरा लॉस बढ़ जाएगा, कंट्रीब्यूशन वाला एरिया भी उसमें आ जाएगा, CP1BA मेरा लॉस होगा। पूरी फिक्स कॉस्ट मुझे देनी पड़ेगी, अब उसमें कंट्रीब्यूशन आ रहा है। समझ आ गया बच्चों या नहीं? थोड़ा सा बताएं बेटे, समझ आ रहा है कि नहीं? ओके, गुड। Let's see who else is looking to join us. साकिब, a bit late. राइट जी, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं साकिब, डिटेल में ज़रा। अच्छा जी, पहला ये, वैसे एक ही ग्राफ पे सब बनाया जा सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को एहतियातन यहाँ पे अलग अलग बनवा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उसका बता रहा हूँ एक्सप्लेन कैसे करना है। वैसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि एम सी एम आर की आउटपुट पे प्राइस वॉज P0, क्वांटिटी वॉज Q0, firm is getting positive contribution P0, E0, CA,
whereas the loss is C1 B P0 E0. It should continue because if it shuts down, contribution area will add to losses. मैं सिर्फ वो वाली बात लिख रहा हूँ. Firm should continue as shutting down means अपना business बंद करके बैठ जाए. Shutting down does not mean they're leaving the industry. Exit long run में होता है. As shutting down will increase losses equal to area of contribution. जिसको नहीं याद contribution फिर सुन लो. सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो, रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो, तो वो फिक्स कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन जा रहा होता है और लॉसेस में कमी हो रही होती है. ये इसकी एक्सप्लेनेशन ब्रीफ सी मैंने कर दी. अब सेकंड केस में मैं कंट्रीब्यूशन भी नहीं दिखाऊंगा. राइट, कोई बच्चा मुझे हेल्प करो ताकि मुझे पता लगे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं. लेबल क्या करूं मैं, जल्दी से बताइए. डिमांड कर्व इनइलास्टिक. लेबल मेरा बेटा, डिमांड कर्व इनइलास्टिक कहाँ से आ गया मैं मुन्ना? परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म कर रहे हो, परफेक्टली इलास्टिक कर्व बेटे. अभी पिछला ग्राफ भी आपने देखा है. इनइलास्टिक डिमांड कर्व कहाँ आ रहा है आपके पास? मैंने इलास्टिक ही बोला. मैं लेबल पूछ रहा था बाय द वे. चले एनीवेज, सबसे पहले हमने लॉस दिखाना है. मुन्ना मुझे बताइए कि एवरेज कॉस्ट कर्व मैं एवरेज रेवेन्यू से ऊपर लगाऊं या नीचे तक ले आऊं? सर ऊपर. शाबाश, तो मैंने एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर लगा दिया. अब जी मैंने कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाना. एनीवन अदर देन मेमुना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को मैं कहाँ रखूं? एवरेज रेवेन्यू से नीचे या एवरेज रेवेन्यू के टेंजेंट कर दूं? क्या करूं? सिर्फ मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर होनी चाहिए. टेंजेंट, वेरी गुड. तो ये मैंने टेंजेंट करवाया जबरदस्ती करके, टेढ़ा हो गया था. एवीसी. अब आखिरी स्टेप में कौन सा कर्व लगाना चाह रहा हूं? यस, शाबाश, एमसी लगा दिया हमने. एमसी एमआर का इक्विलिब्रियम लिया, E0 आउटपुट ली. अब जब मैं इस आउटपुट पे ऊपर गया हूं, मेरा एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है. चलाऊं या बंद करूं, मेरा लॉस CAPO है. सो आई शुड कंटिन्यू. चलाने में भी लॉस वही है, बंद करने में भी वही है. वी कैन होप फॉर अ बेटर कंडीशंस इन द मार्केट. शायद प्राइस बढ़ जाए या कॉस्ट कम हो जाए, तो वी शुड कंटिन्यू. बच्चों समझ आ गया? ये हम सब कुछ कर चुके हैं. अगर कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे. Firm should continue as average revenue is equal to average variable cost, whether they continue or shut down, losses will be the same area. P naught E naught C A. ठीक है, सबको क्लियर हो गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? ओके. अब मैं अगर इसी ग्राफ पे आपको बनाना सिखा दूं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मैं ज़रा ऊपर लगा रहा हूँ. मैंने बीच में ABC1 लगा दिया. ठीक है, अब क्या हो रहा है? मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यहाँ बी पॉइंट पे, एक सेकंड जी, बी पॉइंट पे आ गया है यहाँ पे. उसको मैंने बी लेबल कर दिया. नहीं, बल्कि आई थिंक आई शुड नॉट डू दैट. आप लोगों को भी कंफ्यूजन होएगी और मैंने बहुत कंजेस्टेड कर दिया. तो लेट्स जस्ट रिमूव दिस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व. एक सेकेंड जी, ये ख़त्म किया हमने, नया बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है. वैसे एक ही में सारे बन सकते थे, बट सिंस वी हैवंट been in physical classes and practiced it for a while. Oh, what's happening? अच्छा जी, I think something is playing up with my computer. Let me fix it. Yeah, it's working now. जी बेटे, सबसे पहले प्लीज़ याद रखिएगा, लेबल्स होते हैं प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट, आउटपुट, डिमांड कर्व. उसको लेबल किया हमने AR MR क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है. यही प्राइस है. अब लॉस तो दिखाना ही है, तो एवरेज कॉस्ट को मैंने ऊपर लगा दिया.
फिर जी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी ऊपर ही लगाया, राइट। और आखिरी स्टेप एमसी को दोनों के लोएस्ट पॉइंट से गुजारा। एमसीएमआर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग या लॉस मिनिमाइजिंग आउटपुट भी इसी को बोलते हैं। ये ले ली मैंने क्यू नॉट। इस आउटपुट पे मैं गया हूँ, डिमांड कर्व आया प्राइस P0, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व आया, उसको मैंने ए लेबल किया, सी कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद मैं ऊपर गया हूँ, बी पॉइंट C1 कर दिया अपने रेफरेंस के लिए। अब जी अगर बच्चों मैं बंद करता हूं तो मुझे सिर्फ फिक्स कॉस्ट देनी है, मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के दरमियान का डिफरेंस C1BA। चलाता रहता हूं तो ये वाला एरिया भी, वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी जेब से पड़ेगा, सो एडेड लॉस, ठीक है। और ये मेरा लॉस है, तो इस केस में मुझे बंद कर देना चाहिए, बिकॉज इफ आई कंटिन्यू माई लॉस विल बी P0 E0 C1B। बंद कर दूं तो वेरिएबल कॉस्ट जेब से नहीं जाएंगी, सिर्फ C1BA मेरा लॉस होगा। सो आई शुड कंटिन्यू इन सच सिचुएशन। बेटे क्लियर हो गया या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? राइट जी, तो फर्म शुड shut down now as average revenue is less than average variable cost. Continuing production will add losses by area P0 E0 C A as variable cost, वो कर देता हूँ ताकि लगे कि अलग जुमला है, as variable costs also need to be paid along with fixed cost। तो हमारा लॉस इंक्रीज हो जाएगा। बच्चों समझ आ गया? क्विक रिकैप लेते हैं, हमने कितना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हमारा लेवल 2 कंप्लीट हो गया। एक्सप्लेन हाउ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म affects its survival in short and long run। 12 मार्क्स जी। तो फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन किया, शॉर्ट रन लॉन्ग रन को डिफाइन किया, परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट के 4 फीचर्स बता दिए, प्राइस टेकर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, एमसीएमआर पे बनाते हैं, लॉस मिनिमाइजिंग या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट पे। L2G, फर्म सर्वाइवल में हमें कौन सी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन फ़ायदेमंद होती है? वेरिएबल कॉस्ट की, ठीक है। शॉर्ट रन में अगर फर्म्स को लॉस हो रहा हो, कंटिन्यू टू प्रोड्यूस करना चाहिए जब तक टोटल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से या एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है। पहले केस में हमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा था, लॉस तो था P0 E0 C1B, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कवर होके हमें कुछ कंट्रीब्यूशन आ रहा था टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट। बंद करेंगे तो लॉस C1B CA हो जाएगा, चलाते रहेंगे तो सिर्फ जो अपर वाला एरिया है कंट्रीब्यूशन वाला लॉस में ऐड नहीं होगा। समझ आ गया जी। फिर हमने कहा सेकंड केस में सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है तो भी कंटिन्यू करो, लॉस में ना इजाफा होगा बंद करने से ना कम होगा, तो वी शुड कंटिन्यू। थर्ड केस में अब हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हमारे एवरेज रेवेन्यू से ऊपर है, बंद कर देंगे तो लॉस विल बी ओनली C1BCA, और अगर चलाते रहेंगे तो नीचे वाला एरिया CAP0 E0 भी ऐड हो जाएगा लॉसेज में। इस केस में हमें शट डाउन कर देना चाहिए। तो शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू प्रोडक्शन और शट डाउन। अब आते हैं जी फिक्स्ड कॉस्ट की बात। लॉन्ग रन के बारे में चलो मैं लिख ही देता हूँ ताकि ये सारा क्लियर हो जाए। इन लॉन्ग रन firms will only continue to produce या इंडस्ट्री में तभी रुकेंगी if total revenue is greater than या कम अज कम equal to total cost। उसमें वेरिएबल या फिक्स को नहीं देखा जाता, टोटल कॉस्ट, ठीक है। as it is time to replace फिक्स्ड एसेट्स, हमारा नई लीज देने का टाइम आ गया है, हमारा नया रेंट देने का टाइम आ गया है, एसेट्स को हमारी मशीनरी को दोबारा आपने फिक्स करना है या रिप्लेस करना है, टाइम टू रिप्लेस फिक्स्ड एसेट्स। बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट अब वेरिएबल हो गई लॉन्ग रन में, ठीक है ना। दोबारा हमें
मशीनरी देनी है, दोबारा लीज देनी है, ऑल दैट. सो इन लॉन्ग रन फर्म्स विल ओनली कंटिन्यू टू प्रोड्यूस जब तक उन्हें रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा हो, प्रॉफिट आ रहा हो, या रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो, नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा हो, क्योंकि इट्स टाइम टू रिप्लेस फिक्स्ड एसेट. ठीक है. इफ total revenue is less than total cost, firm should exit the industry. अब फर्म को इस इंडस्ट्री में रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. इंडस्ट्री कहीं और जाके अपना प्रॉफिट ढूंढे, क्योंकि यहाँ पे इनको अब फायदा नहीं होने वाला. लॉन्ग रन आ गया, मशीनरी वाला रिप्लेस करने का टाइम है, एसेट रिप्लेस करने का टाइम है. सो इन लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट help us calculate total cost to decide whether stay or exit this industry. समझ आ गया बेटे. लॉन्ग रन में वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट इकट्ठी करके हम टोटल कॉस्ट बनाएंगे, रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे. अगर रेवेन्यू ऊपर है, प्रॉफिट है, तब भी कंटिन्यू. बराबर है यानी दोनों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओनर्स टाइम, वेजेस फॉर गॉन एंड ओनर्स इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट फॉर गॉन, वो कम से कम मिल रहा है अलॉन्ग विद प्रोडक्शन कॉस्ट, वी शुड कंटिन्यू, अदरवाइज लीव, एग्जिट द इंडस्ट्री. ऑल गुड बच्चों? क्वेश्चन टोटली समझ आ गया है, और डू यू नीड अ लिटिल बिट मोर हेल्प? एनीवन जी? You guys want me to save this document या you can handle it? बताइए मुझे. बताइए, ये सेव करके आपको भेज दूं या you are okay? सर भेज दें. Sure, I'll just save it quickly. Save as notes से 2 में ही डाल देते हैं. May June 2024 and क्वेश्चन कौन सा था जरा जल्दी से देख लेते हैं. क्वेश्चन 3A. 3A आंसर ये मैं आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके, ताकि आप लोग ग्राफ देख सकें, भेज दूंगा. राइट बच्चों, एनी क्वेश्चंस? ओके, लेट्स गो बैक टू सेकंड पार्ट. ये आप लोगों को कुछ बेहतर आइडिया होना चाहिए. इसका खैर मैं आपको एक मॉडल आंसर भेज रहा हूँ, वो ग्रुप पे ऑलरेडी भेजा हुआ है. अब लॉस्ट होगा तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आज आपको दोबारा भेज रहा हूँ. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम. आई कैन सी सम ऑफ यू आर स्माइलिंग. ठीक है. एंड कंसिडर इट्स इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म. सिंपली बेटे वो कह रहा है कि प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम समझा दो मुझे, फिर बताओ इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म से क्या ताल्लुक है. तो मैं ज़ुबानी डिस्कस कर लेता हूँ. प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या है जी? लार्ज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में प्रिंसिपल मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स, जो कि स्कैटर्ड है पूरी दुनिया में. टिम्बकटू में एक बंदा बैठा है जिसने नेस्ले के शेयर्स लिए हुए हैं, स्विट्जरलैंड में भी है, फ्रांस में भी है. वो हो गया जी प्रिंसिपल, शेयर होल्डर्स. एजेंट्स कौन है? जो बिजनेस को चला रहे हैं, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स. अब इन दोनों का प्रॉब्लम क्या है? डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल. यानी प्रिंसिपल का एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे? हमें ज्यादा ज्यादा डिविडेंड मिले. जबकि एजेंट्स का एम है, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स का, कि ग्रोथ आए. ये लॉन्ग टर्म एम लेके चलते हैं, क्योंकि बिजनेस एक्सपैंड करेगा, इनकी सैलरी, स्टेटस, प्रमोशन में इजाफा आएगा. जबकि शेयर होल्डर्स का शॉर्ट टर्म एम है कि हमें जल्दी जल्दी ज्यादा प्रॉफिट मिले हमारे शेयर्स पे. तो यहाँ पे दोनों में क्लैश आ जाता है. ठीक है. प्रिंसिपल चाहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एजेंट चाहते हैं ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन. तो ये इनका प्रॉब्लम है. अब ऑब्जेक्टिव से इसका क्या रिलेशनशिप है? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है? सब फर्म्स शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती हैं. कहाँ प्रोड्यूस करती हैं? MCMR पे. ठीक है, ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं क्लास में. जब तक MRMC से ऊपर है, प्रॉफिट है, बनाते जाओ. जहाँ दोनों बराबर हो गए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया, उसके बाद लॉसेस शुरू हो जाएंगे, तो वो आगे ना बनाओ. चाहे परफेक्ट मार्केट हो, चाहे इम्परफेक्ट मार्केट हो. इसका भी मैं आपको दोबारा भेज रहा हूँ एक आंसर बच्चे का किया हुआ. उसने स्केच ही बनाया, बड़ा अच्छा बनाया हुआ है. राइट. तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल चाहते थे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी के मुताबिक प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाए, लेकिन एजेंट नहीं करने देंगे. उसकी क्या वजह है?
पहले नंबर पे वाई वी आर अनएबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। MC मार्जिनल कॉस्ट को ढूंढना इज इजी व्हेन दे आर डायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन जब इनडायरेक्ट कॉस्ट बीच में शामिल हो जाती हैं, रॉ मटेरियल्स वगैरह, वेजेस वगैरह डायरेक्ट कॉस्ट हैं, आसानी से पता लगता है इस यूनिट पे कितनी लगी, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, रेंट, हर यूनिट पे कितना एडिशनल पड़ रहा है वो करना कैलकुलेट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले MC मिलना मुश्किल, फिर MR मिलना मुश्किल। MR मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग अ यूनिट ऑफ अ गुड और सर्विस, वो निकलता है डिमांड कर्व से, यानी एवरेज रेवेन्यू से, और डिमांड कर्व सेट्रस पैरेबस अजम्पशन पे बेस्ड है, वो शिफ्ट होता रहता है, तो MR भी शिफ्ट होता रहता है। एट वन पॉइंट इन टाइम MR कैलकुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर जी अदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फर्म्स के, बैरियर्स टू एंट्री कायम रखना चाह रहे होते हैं, मोनोपोली बिहेवियर करना चाह रहे होते हैं, स्टेक होल्डर्स को खुश करने के लिए प्रॉफिट कम कमाते हैं, ग्रोथ करते हैं, मैनेजर्स डायरेक्टर्स के कहने पे ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, कस्टमर्स के लिए प्राइस कम कर देते हैं, गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन ना शुरू कर दे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करते, वो वाई अनविलिंग हो गया। फिर बाकी एम्स थे हमारे, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, MR जीरो तक प्रोड्यूस करना, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ACAR तक, नॉर्मल प्रॉफिट तक चले जाना, या फिर गवर्नमेंट उनको कह दे मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग करो। ये हमने सारे ऑब्जेक्टिव पढ़े हुए हैं। यू वांट मी टू शो यू द ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर 1 ताकि जरा बात समझ आ जाए, या क्लियर हो रही है मेरी बातें? ओके फिर इसके अलावा ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव है, फिर इसके अलावा प्रॉफिट सेटिस्फिशिंग, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कमाना यानी ACAR से ऊपर, और मैक्सिमम प्रॉफिट MCMR से नीचे नीचे, ताकि सारे स्टेक होल्डर्स को राजी रखा जा सके। टू कंक्लूड, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम plays with the objective of firms, as the traditional objective of profit maximization is compromised when agents are controlling the firm, ठीक है, because their aim is growth. But even with the agents, other aims may take precedence, such as profit satisfying, revenue maximizing, etc., according to market conditions. बच्चों आइडिया हो गया? मैं थोड़ा सा आपका इसी बहाने कोर्स रिवाइज करवा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछना हो? एक बार ये चारों पांचों ऑब्जेक्टिव जरा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इस पे MCQs बच्चे बहुत गलत करते हैं। लेट मी सी, इधर कोई और क्वेश्चन है। एफिशिएंसी वाला तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल आंसर में से है। नंबर 5 पिछली 6 नंबर मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया था। 7th ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द केन्जियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों ये याद है या जल्दी से दिखा दूं? वो जो मनी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, फिर ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेकुलेशन से मिलके डिमांड कब बनता है मनी का, जहाँ इकट्ठे इंटरेक्ट करें वहाँ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिन होता है। यू गाइस रिमेंबर इट या नहीं? थोड़ा सा बता दें, इसको नोट से आपको दिखा दूं सारा सर एक आंसर? बार दिखा दें। श्योर, व्हाई नॉट, अच्छी बात है, डोंट बी शाय अबाउट इट। देखो दिस इज योर फाइनल डेज, 1.5 महीना रह गया, तो वी नीड टू मेक श्योर हम इसको बहुत अच्छा करें। राइट जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स नोट्स ये वाले ओपन करते हैं इनको, और यूनिट 4 मनी बैंकिंग एंड इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन पे जाते हैं। दूसरे वाले की हार्ड कॉपी ऑलिगोपोली आज मैंने ख़त्म कर ली है, एक ऑब्जेक्टिव का यूनिट रह गया है, तो मे बी इन अ डे और सो वो भी करके मैं आपको बुला लूँगा कि मुझसे रिसीव कर लो, या एक ही बच्चा सबके बिहाफ पे जैसे आपने करना है स्कूल में आके मुझसे रिसीव कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स यू हैव टू पे एज वेल। लेट्स गो ऑन जी। अनएम्प्लॉयमेंट से पहले था ये वाला जी, डिमांड, नो इससे भी पहले ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छी तरह कीजिएगा। ये देखो लिखा हुआ है liquidity preference theory. According to J.M. Keynes, interest rate is determined by interaction of demand and supply. According to Keynes, money supply is determined by central bank and is perfectly inelastic to changes in interest rate. MS0 ओरिजिनल था, लेफ्ट राइट पे शिफ्ट होगा अगर गवर्नमेंट चेंज करती मनी सप्लाई। वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है विच इज प्राइस ऑफ मनी, और एक्स पे क्वांटिटी ऑफ मनी। तो ये डिमांड सप्लाई डायग्राम ही बस परफेक्टली इनइलास्टिक मनी सप्लाई कर्व है, गवर्नमेंट सेट करती है। थोड़ा सा लिस्ट कर देना कि गवर्नमेंट कैन डू इट थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स। अगर बढ़ाना चाह रहे हैं मनी सप्लाई तो क्वांटिटेटिव ईजिंग करेंगे, अपने बॉन्ड्स वापस लोगों से खरीद लेंगे, पैसा हमारे बैंक्स में आएगा और वो लेंड करके मल्टीप्लायर इफेक्ट से मनी सप्लाई बढ़ाएंगे। लिक्विडिटी रेशियो चेंज, डिस्काउंट रेट चेंज करके गवर्नमेंट मनी सप्लाई को ज़्यादा कम कर सकती है। सीधा आओ, अब ये 3 मार्क हैं सब मोटिव्स के। डिमांड कर्व फॉर मनी is determined through the 3 motives by Keynes: transaction, precaution, speculation.
ट्रांजैक्शन मोटिव में लोग कैश क्यों रखते हैं, लिक्विड एसेट्स क्यों रखते हैं? डे टू डे परचेजेस के लिए, ग्रोसरीज, फ्यूल, यूटिलिटी बिल्स। फर्म्स किस लिए रखती हैं? डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, वेजेस, बिल्स, रॉ मटेरियल्स पे करने के लिए। गवर्नमेंट भी अपने ऑफिस सप्लाईज के लिए लिक्विड कैश रखती है। इस मोटिव का भी केन्स के मुताबिक इंटरेस्ट रेट से कोई ताल्लुक नहीं, आपने सब बनाना होगा। एमटीडी, मनी ट्रांजैक्शन डिमांड, इंटरेस्ट रेट 0 से 1 पे गया, कोई फर्क नहीं, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट केन्स के मुताबिक कोई फर्क नहीं। अलबत्ता ये शिफ्ट क्यों होता है? अगर इनकम बढ़ जाए तो राइट पे शिफ्ट, इनकम कम तो लेफ्ट पे शिफ्ट। इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो हमें ट्रांजैक्शन के लिए डेली बेस पे ज़्यादा पैसा चाहिए, राइट पे शिफ्ट। एंड वाइस वर्सा इंटरवल्स ऑफ पे, जितना लंबे अरसे बाद किसी को तनख्वाह मिलती है, इनकम होती है, उतना उसको कैश ज़्यादा रखना पड़ता है, ये बाहर शिफ्ट हो जाता है एमटीडी इसी शेप में, वरना लेफ्ट पे। ये देखो इसकी शिफ्ट्स आ गई। समझ आ गया बच्चों? सब याद आ रहा है? कोई रिट्रेशन देंगे मुझे कि आपको ये समझ आ रहा है, याद आ रहा है? यस सर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू प्रिकॉशनरी मोटिव। ये जो हम अनफोर्सीन इमरजेंसीज के लिए एहतियातन पैसा रखते हैं अपने पास, बीट इंडिविजुअल्स, बीट फर्म्स। हम क्यों रखते हैं? कोई सर्जरी एक्सीडेंट ना हो जाए, गॉड फॉरबिड। फर्म्स क्यों रखती हैं? कोई मशीनरीज का अनफॉर्चुनेट ब्रेकडाउन ना आ जाए। मोटिव ऑफ डिमांड फॉर मनी ये भी परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब इंटरेस्ट रेट चेंज का इस पे कोई इफेक्ट नहीं, एंड दैट्स ट्रू। आई वोंट टेक आउट अ लोन बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज लो, बट मे बी आई हैव एन एक्सीडेंट, नहीं अभी मैं पैसे लेके नहीं रख दूंगा। अलबत्ता इसका शिफ्ट में भी प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन एंड इनकम्स पे इफेक्ट है। अगर इनकम्स बढ़ी तो ये बाहर शिफ्ट, अदरवाइज लेफ्ट पे शिफ्ट। अब मेन मोटिव जी स्पेकुलेशन, इस पे ज़्यादा हमने बात करनी है। दिस इज व्हेन पीपल इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स, मसलन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। केन्स के मुताबिक लोग क्या चाहते हैं? सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस ऑफ बॉन्ड्स में डिफरेंस में कमाई करना चाह रहे हैं। स्पेकुलेशन यही है, आज एक एसेट सस्ता लिया, कल महंगा दे दिया। डॉलर खरीदा, कल को महंगा हुआ बेच दिया, ये सारा सीन। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या हैं जी? सेविंग सर्टिफिकेट्स, जिसपे गवर्नमेंट ज़रा फेस वैल्यू से सस्ता उसको बेचती है ताकि लोग ज़्यादा खरीदें, सेविंग करें और गवर्नमेंट को लोन मिले। और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, मसलन ये आपने लिखना होगा एग्जाम्पल, 100 पाउंड्स का बॉन्ड था और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट था 10 पाउंड। अब बेसिकली अगर बॉन्ड सस्ता होता है ओपन मार्केट में, डिमांड गिरने से 50 पाउंड का हो जाता है, तो वही $10 जो फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलना है, 10 पाउंड, वो 20% बन जाएगा। और अगर बॉन्ड महंगा होता है तो वो, लेट्स से 200 का बॉन्ड होता है, तो वो सिर्फ 5% इंटरेस्ट रह जाएगा। सो पीपल डू नॉट इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स व्हेन प्राइस इज हाई एंड इंटरेस्ट रेट इज लो। दे विल कीप होल्डिंग कैश एंड डिमांड फॉर मनी राइजेस। क्योंकि डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस इंटरेस्ट इलास्टिक है, इसमें जब हम सारे बाकी मोटिव भी जमा करें तो ये जो स्ट्रेट लाइन वाले डिमांड कर्व से, उनकी शेप भी नॉर्मल डिमांड कर्व से मिलना शुरू हो जाती है। राइट, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन ये है बच्चों। डिमांड सप्लाई से मनी सप्लाई एंड डिमांड लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व के थ्रू। लिक्विडिटी प्रेफरेंस सिंपली मींस होल्डिंग कैश लिक्विडिटी फॉर थ्री मोटिव्स: ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेकुलेशन। T0 पे इक्विलिब्रियम बना। थोड़ा सा अगर बताना चाहो तो इसको एक्सप्लेन कर देना, अगर ये मुश्किल लगे मैं उस पर आता हूँ बाद में। तो डिमांड कर्व बाहर शिफ्ट करके, लेफ्ट शिफ्ट करके देखो, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो रहा है। फिर मनी सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट किया तो इंटरेस्ट रेट नीचे, लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो इंटरेस्ट रेट ऊपर। क्लियर? ये वाला मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखो, अगर किसी वजह से इंटरेस्ट रेट IR1 पे जाता है, खुद ही इक्विलिब्रियम पे कैसे आती है मार्केट वो समझना है। IR1 पे गया यानी प्राइस ऑफ मनी इज हाई नाउ, डिमांड सिर्फ ए तक है, पॉइंट तक, और सप्लाई बी तक। देयर इज लिक्विड सरप्लस एसेट्स। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है मींस बॉन्ड्स सस्ते हैं, लोग बॉन्ड्स बेचना शुरू कर देंगे, बॉन्ड्स नहीं खरीदेंगे, उनकी डिमांड गिरने से बॉन्ड्स महंगे होंगे और इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा T0 पे वापस। अगर किसी वजह से इंटरेस्ट रेट नीचे हुआ IR2 पे, अब क्या है जी? डिमांड फॉर मनी ज़्यादा है D पॉइंट पे और सप्लाई ऑफ मनी सिर्फ C है, शॉर्टेज ऑफ लिक्विड एसेट्स है। अब इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब है बॉन्ड्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, पीपल विल सेल बॉन्ड्स। व्हेन दे विल सेल बॉन्ड्स, ठीक है, पहले तो बाय किया था ना, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, बॉन्ड्स की प्राइस कम थी, अब सेल करेंगे, सेल करने से बॉन्ड्स की सप्लाई बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर हो जाएगा। जैसे हमने इधर देखा था, 100 पाउंड का बॉन्ड जब 50 पे आया था, इंटरेस्ट रेट 10% से 20% पे ऑटोमेटिकली चला गया था। राइट बच्चों, ये एक्सप्लेन कर सको, वरना कम से कम शिफ्ट करवा देना और एक दो लिमिटेशंस बता देना कि जी ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन मोटिव का लोग इन परफेक्टली इनलास्टिक नहीं होता। आजकल क्रेडिट कार्ड का ज़माना है, लोग
शॉपिंग ज़्यादा करते हैं जब इंटरेस्ट रेट कम हो, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड्स नहीं है। साथ में ये सोचना कि सिर्फ बॉन्ड्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं स्पेकुलेशन के लिए, नहीं, हम स्टॉक्स में, प्रॉपर्टी में, हर चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। ये थोड़ा सा आपको लिक्विडिटी ट्रैप करवा दूं इसी बहाने रिवाइज। लिक्विडिटी ट्रैप खुद केन्स ने अपनी एक लिमिटेशन मानी थी अपनी थ्योरी की, कि मनी सप्लाई चेंजेस हमेशा इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट नहीं करते। नॉर्मली मनी सप्लाई बढ़ने से इंटरेस्ट रेट कम होता है, मनी सप्लाई कम होने से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई ऑफ मनी। एक सिचुएशन ऐसी है जिसको वो बोलता था लिक्विडिटी ट्रैप, लोग कैश होल्ड करके बैठ गए। ये क्या सिचुएशन है? व्हेन प्राइस ऑफ बॉन्ड्स इज टू हाई एंड इंटरेस्ट रेट इज टू लो, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे बॉन्ड्स में, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व लोअर पार्ट में परफेक्टली इलास्टिक हो गया, मनी सप्लाई MS0 से MS2 पे गई, बढ़ी, तब भी इंटरेस्ट रेट वही रहा। MS0 से MS1 गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई कम की, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोशिश थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इससे इकॉनमी में एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगी डिस्पाइट गवर्नमेंट ट्राइंग। यही वो दो क्वेश्चन बेटे, वाई पीपल डिमांड फॉर मनी, और दूसरा इंटरेस्ट रेट कैसे डिटर्मिन होता है, जो आपको टेस्ट में भी दिए थे सारा कुछ, यही आपके अगेन आज के पेपर में भी आया हुआ है। ऑल गुड बच्चों? इसी तरह करके प्लीज अपनी रिवीजन करते जाओ, पेपर्स करते जाओ। नो रीजन वाई यू शुड नॉट बी एबल टू फिनिश इट। ठीक है जी, मैं इसको अब यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। ऑल्दो इट्स वेरी टेम्पटिंग टू डू क्वांटिटेटिव ईजिंग राइट नाउ, इट विल रियली हेल्प योर कॉन्सेप्ट्स। आर यू गाइज फ्रेश इनफ टू टेक अनदर 15 मिनट्स? अगर नहीं तो मैं आज क्लास बंद कर देता हूँ। नो सर। हमेशा यही कहना, हाँ, कभी ना कहना कि सर पढ़ा ही दें, आप कितने अच्छे हैं, आप हमें पढ़ा रहे हैं आप। एनीवेज चले ठीक है जी, दैट्स इट। रिकॉर्डिंग विल बी मेड अवेलेबल इंशाल्लाह बाय टुनाइट और टुमारो। थैंक यू सो मच।